तो भाई, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल जी के भी डम्पे में आप सभी का स्वागत है। और भाई, जो हम डार्क हॉर्स एसएससी जी के सीरीज CGL 2024 को लेकर हमने जो टारगेटेड ये सीरीज चला रखी है, ठीक है। इसका ये 9वां पार्ट है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज भारत में मंदिर वास्तुकला, ठीक है। एसएससी वाला जो एग्जामिनर है अपने भाई साहब, वो पता क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि ये तुम बताइए, मंदिर का नाम दे दिया जाएगा आपको और मंदिर से रिलेटेड ये पूछेगा कौन से भगवान को समर्पित है, कौन से स्टेट के अंदर है और कौन सी वस्तु कला उसके अंदर शामिल है। जैसे कि नागर शैली की बात करेंगे, द्रविड़ या दक्षिण कोई बोल सकते हैं हम। तो ये शैली से ये दो शैली है हमारी। नागर शैली जो है उत्तर में बनाई जाती है और द्रविड़ शैली जो है वो भारत में बनाई जाती है। तो ये बताइए कि भाई, जो बाकी हमने पार्ट कंप्लीट किए इसके 8 के 8 सीरीज, इस सीरीज के जो 8 पार्ट हमने करा दिए ऑलरेडी, उसमें बताइए आपको कैसा लगा उनको देख के। काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपने भाई, धन्यवाद दिल से। और भाई हाँ, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताया करिए कि कैसा लग रहा है, तभी तो मुझे पता लगेगा। और फिर इस चैनल पे हम और कुछ करेंगे। अभी अपना प्रीलिम्स है भाई, तो ये सीरीज अब फटाफट से बस इसका एक पार्ट हो रहेगा, लास्ट पार्ट होगा वो, ये सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके हम 10 पार्ट कंप्लीट करेंगे जीके के। स्टेट की जीके हमने इसमें कवर किया है। और हाँ भाई, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे। जिस भाई को जो भी क्लास देखनी है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, और जाके चेक करिए और अपने रिवीजन को पूरे आसमान में ले जाइए, 7वें आसमान में, ठीक है। और ये हमारा ईडियम्स भी है। और हाँ भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अपनी डार्क हॉर्स सीरीज इंग्लिश वाली भी है। उसके अंदर भी अभी 2 पार्ट बचे हुए हैं। उसके 6 पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर करा चुका हूँ, वो अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हैं। और हाँ, 300 सिनोनियम्स और 300 एंटोनियम्स वाली भी सीरीज में करा चुका हूँ, उनको भी जाके आप देख सकते हो। और एक इंडियन पॉलिटी क्लास भी मैंने कराई थी सारे आर्टिकल्स की, वो भी आप जरूर देखिए। और भाई अच्छे से रिवीजन करिए। कंप्लीट मैंने कंप्लीट तो नहीं कराया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इतना भी आप कर जाओगे ना, ये मैं सिलेक्टेड चीजें ला रहा हूँ भाई, जो इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। आपकी किस्मत, अगर मेरी किस्मत खराब होती है, पहले ना आपको छोड़ो, पहले मैं अपनी बात कर दो, क्योंकि मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ यार, यकीन मानना। तो मैं पहले अपने आप को रख के चलूंगा, फिर आपके साथ मैं इस चीज को शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप एग्जाम दे के आओगे, तब बताना मेरे को रेस्पॉन्स क्या है। अभी रेस्पॉन्स नहीं पता लगेगा आपका। जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना, और जो बंदा मेरी सीरीज को फॉलो कर रहा होगा, यकीन मानना, आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई, कुछ 2-3 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मिलेंगे तुमको इंग्लिश में भी और इसमें भी, मजा आ जाएगा तुमको वो कैब से भी और इसमें भी। और ठीक है भाई, तो चलते अपने क्लास को शुरुआत किया जाए। तो करते हैं शुरुआत जीएस की, है ना। भारत में मंदिर वास्तुकला की हम बात करने जा रहे हैं आज। मंदिर के लिए भारतीय वास्तुकला शैली को सामान्य तौर पर 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक है हमारा नागर या उत्तर शैली भारत, नागर या उत्तर भारत शैली, और एक है हमारी द्रविड़ या दक्षिण भारत शैली। ये 2 शैली है। इसके ऊपर ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मंदिर भी कराई जाएगी, वो चीजें कराई जाएगी मंदिर। इससे तुम्हें पता 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो तुम्हारे सारे मंदिर भारत के जितने भी है वो रिवाइज हो जाएगा, उनकी वास्तुकला के बारे में जान लोगे। और हाँ, यूनेस्को घोषित कब हुआ, कौन सा मंदिर कब हुआ और कौन से स्टेट में है। क्योंकि देखो, ट्रेंडिंग में जो सवाल चल रहे हैं ना भाई, हमको उनको पकड़ के चलना है। अभी जो लेटेस्ट एसएससी पूछ रहा है टीसीएस, प्रीवियस ईयर के अंदर हमने देखा, सीएचएसएल के अंदर भी मैंने 2024 का पूरा कंपाइलेशन को, मैंने एक क्वेश्चन को रीड किया है भाई। मानना इस बात को, आधे क्वेश्चन तो एसएससी वाला रिपीट करता है यार, यकीन मानना, ठीक है ना। और रही बात दूसरी, दूसरी क्या, आप एग्जाम उठा के देखो, जीएस का कंटेंट उठा के देखो एक बार, जब कंपाइल का आंसर किया जाती है, उसका कंपाइलेशन आता है, आप उसके ऊपर देखना, एक बार ईमानदारी से देखना। सीएचएसएल 2024 सिलेक्शन पोस्ट 2024 के जो एग्जाम हुए, सीपीओ का ही बता रहा हूँ, इवन सीपीओ का हुआ है, ये 3 एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए एसएससी के थ्रू। इसके जो क्वेश्चन है ना, एक बार उठा के देखना, आपको यकीन आ जाएगा कि मैं आपको, ये पिनेकल का कंटेंट है, ठीक है। और पिनेकल ना देखो कितनी मोटी किताब है, आप उसको कवर अप नहीं कर सकते, बट उसमें से हम सिलेक्टेड चीज तो कर सकते हैं एटलीस्ट। तो मैं वही करा रहा हूँ, उसमें से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो उस पर ध्यान देके उस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और चलते हैं फिर, है ना। तो करते हैं शुरुआत। जैसे कि नागर शैली वास्तुकला, अगर हम पहले करेंगे नागर शैली वास्तुकला की बात, ये है उत्तर भारत में जो शैली है। मंदिरों में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। अगर हम नागर शैली वास्तुकला की बात करेंगे, तो इसके अंदर जो मंदिर है ना, जो इस वास्तुकला के अंदर जो मंदिर आते हैं, उसके अंदर मंदिर में 4 कक्ष होते हैं। एक होता है गर्भगृह, एक होता है जगमोहन, एक होता है नाट्य मंदिर, एक होता है भोर मंदिर। बात समझ में आई? यह परिसर 2 इमारतों से बनी होती है। मुख्य मंदिर जो ऊंचा होता है, और उसके आगे एक छोटा मंडप होता है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विकास हिमालय से विंध्याचल के बीच हुआ, और नागर मंदिर शैव और वैष्णव और शाक्त आस्था से संबंधित है। बात क्लियर हुई यहाँ तक?
देखो इसमें से एसएससी ने सवाल पूछ लिया था, मैं तुम्हें सिर्फ इतने से पार्ट से बता रहा हूँ। इससे पता क्या सवाल पूछा था, ये बता दो कि जो हमारी ये नागरशैली वास्तुकला है, इसके अंदर उन्होंने पूछा हमसे, बताओ क्या पूछा था। एक मुख्य मंदिर है जो कि ऊंचा होता है, उसके सामने एक छोटा मंडप होता है, ये बताओ उसके सामने मंडप होता भी या नहीं होता, ऐसा उन्होंने कुछ पूछा था। ठीक है, जैसा कि मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, ऐसे ही उन्होंने कुछ पूछा था। तो इनके बारे में हम जानेंगे आज, तो चलते हैं ना। चलिए, जैसे कि पहला, हाँ, अब देखिए ठीक है, मार्कर उठा लिया हमने। चलिए, एक हिंदू मंदिर के मूल घटक निम्नलिखित में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, पूरा एक मंदिर के बारे में आप पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए, गर्भगृह होता है। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह मतलब क्या होता है, गर्भ से समझ गए होगे आप कि मैं क्या क्या कहने वाला हूँ। देखिए, यह एक गुफा जैसा होता है, जैसा कक्ष होता है, जहां मंदिर की प्रमुख प्रतिमा स्थापित होगी। गर्भ, अब पता है यहाँ पे एक एक पॉइंट को पढ़ के चलना। मंदिर की प्रमुख प्रतिमा स्थापित कहाँ पे होगी, हमेशा गर्भगृह के अंदर होती है। किसके अंदर, वो भी किसके अंदर बताइए, नागर शैली वास्तुकला के अंदर। ध्यान रखना है, नागर शैली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, नागर शैली की हम बात कर रहे हैं, तो नागर शैली में यहाँ पे बन जाएगा भैया, कहाँ पे, गर्भगृह के अंदर में। ध्यान रखना, वो जो प्रतिमा होगी, जैसे कि हमारा राम मंदिर है, राम मंदिर हमारे अयोध्या में, तो वहाँ पे जो प्रतिमा जो राम जी की लगाई गई है, वो गर्भगृह के अंदर लगाई गई है। ठीक है, आपने सुना भी होगा जब अनाउंस हो रहा था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आवाज थोड़ा क्लियर होगी। चलिए, सॉरी। तो प्राचीन काल में यह एक छोटा कक्ष हुआ करता था, जिसका केवल एक ही प्रवेश द्वार होता था। बाद के समय में यह एक बड़े कक्ष में विकसित हो गया, जैसे कि अब जो मंदिर बन रहे हैं। ठीक है, तो बड़े में प्राचीन, पहले ये छोटा हुआ करता था, एक ही द्वार हुआ, प्रवेश द्वार एक ही हुआ करता, बट ये अब जो कक्ष है ना, वो बड़े हो गए हैं। और गर्भगृह हमेशा, गर्भगृह में ध्यान रखना, गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के ठीक नीचे होता है। सबसे ऊंचे शिखर जो होगा ना, मंदिर का चोटी जो होती है, उसके बिल्कुल ठीक नीचे ये गर्भगृह मिलेगा आपको, और वहां पे ही मंदिर की पूजा की जाती है, और वहां पे प्रतिमा लगाई जाती है। आपने देखा भी होगा, जब आप कभी मंदिर जाओगे ना, कभी मंदिर जाना, कोई से भी मंदिर जाना आप, तो वहां पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, शिखर की बात करेंगे। शिखर से क्या है, गर्भगृह, गर्भगृह क्या है, आंतरिक गर्भगृह का एक घुमावदार आकार के शिखर से संजुलित है, जो कि मुख्य मंदिर में एक घंटी के आकार में संरचना बनाई जाती है, उसको बोले जाता है शिखर। शिखर पर आधारित नागर मंदिर शैली वास्तुकला के प्रकार। अब देखो, शिखर पे कितने प्रकार है। शिखर दूसरे वाला नहीं, शिखर की तुम आसमान में चढ़ गए, नहीं, यहाँ पे घंटी बांधी जाती है मंदिर की, मुख्य मंदिर की घंटी के आकार की संरचना बनाई गई है, वहां पे इसकी बात करेंगे। अब शिखर भी देखो, अलग अलग आधारित नागर शैली की वास्तुकला में अलग अलग चीजें दिखाता है, जैसे कि रेखा प्रसाद या लेटिना। लेटिना क्या होता है ये, और ये रेखा प्रसाद, यह एक साधारण शिखर का सामान्य नाम है, जो आधार पर वर्गाकार होता है, जिसकी दीवारें ऊपर की ओर एक बिंदु पर वक्र या ढलान वाली होती है, उसे लेटिना या रेखा प्रसाद का शिखर कहा जाता है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखिए, जैसे कि इसने बताया कि रेखा प्रसाद या लेटिना जो ये हमारा जो शिखर का जो प्रारूप है, ये कहाँ पाता है, उड़ीसा के अंदर एक हमने देखा है मंदिर, कौन सा, उड़ीसा के श्री जगन्नाथ मंदिर, और मध्य प्रदेश के मरखेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण रेखा प्रसाद शिखर शैली में ही किया गया है। आप कभी जाएंगे, आज तक हम कभी गए नहीं है ना, उड़ीसा गए भाई, और ना मध्य प्रदेश के मरखेड़ा। अब तुम्हें दो मंदिर याद यहाँ से हुए है ना, और शिखर कौन से उस पर बना गया है, वो लेटिना या शिखर प्रसाद के शिखर पे बना गया है ये वाला मंदिर, कौन सा, श्री जगन्नाथ मंदिर, और मध्य प्रदेश के मरखेड़ा के सूर्य मंदिर का निर्माण रेखा प्रसाद शिखर शैली में किया गया। बताओ, यहाँ तक समझ में आया। बताओ, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, और कितनी चीज जानने को मिल रही है यार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बताया करो, है ना, मजा आएगा, तो पेपर भी अच्छा जाएगा, है ना। चलिए, अगर आप आगे बात करेंगे, वल्लभी की बात करेंगे। वल्लभी, इस शैली के मंदिर आकार में आयतकार होते हैं। ठीक है, बेरल बोल्ट वाली छतें होती है। वेगन वोल्टेज इमारतें संरचनाओं का नाम वोल्टेज चैम्बर छत से लिया गया है। अब देखिए, अब तुमको यहाँ से मैं तुमको याद कराने वाला हूँ, है ना। थोड़ा ना कलर अच्छा ले लेते हैं ना, ठीक है, ज्यादा डार्क हो रहा है, कोई नहीं। अब देखिए, तेली का मंदिर 9वीं शताब्दी का ग्वालियर का मंदिर है। इसी प्रकार पे बनाया गया, किस प्रकार पे, वल्लभी पे बनाया गया ये। अब तेली का मंदिर कहाँ पे, आपको अब पता लगा तेली का मंदिर कहाँ पे है, ग्वालियर का मंदिर है ये। तेली का मंदिर कहाँ पे है, 9वीं शताब्दी में बनाया गया, और ये स्थापित है भैया ग्वालियर में। ग्वालियर का मंदिर है, ठीक है, और ग्वालियर में इसको 9वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और कौन सी उस पे बनाया गया, वल्लभी पे।
ऐसे ही फमसाना की बात करेंगे, ये अनेक सैलाब वाली छतें जो इमारत के मध्य बिंदु के ऊपर एक बिंदु पर पिरामिड की तरह सीधी ढलान पर कार्मिक ढलान में ऊपर की ओर उठती है और छोटे लेकिन चौड़ी संरचनाएं होती है, जैसे कि कोणार्क मंदिर के जगमोहन को बनाने के लिए फमसाना पद्धति का उपयोग किया जाता है। कोणार्क का मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, वो भी कहाँ पे? उड़ीसा में है। और जगमोहन को बनाने के लिए फमसाना पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आपने सुना होगा मंडप। हिंदू मंदिर में मंडप का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, एसएससी वाले ने ये सवाल भी पूछ रखा है मंडप से, ध्यान रखना। हिंदू मंदिर में मंडप को दूसरे नाम से किस नाम से जाता है? गोपुरम। भाई मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस बात का यकीन मानना मेरा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, आपको पता भी नहीं लगता ये, और कहते रहे फिर पेपर एग्जाम बाहर से आ गया है। यार बाहर से कहाँ से आ जाएगा ये बताइए ना, सिलेबस ही तो है आपका ये, ठीक है। चीजों को जागरूक होना जरूरी है भाई। हम क्या करते हैं, छोड़ देते चीजों को, तो कहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये पेपर वाले ने पूछा था मंडप का दूसरा नाम पूछा था, मेरे याद है, खूब याद है, गोपुरम बोलते हैं। अब ये पूछे उल्टा ही पूछ सकता है, गोपुरम क्या एक तरीके का ये वस्तुकला है, ये एक तरीके के वास्तुकला है ये, ठीक है। और मंडप को ही बोलते हैं गोपुरम, और गोपुरम को ही मंडप बोलते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, हम अपने विषय से भटक जाते हैं, क्योंकि जीएस ऐसा ही सब्जेक्ट है, कहाँ की कहानी कहाँ जुड़ जाए नहीं पता रहता भाई, ठीक है ना। तो चलो मजे लो यार, कोई नहीं, अपना रिवीजन करना है, याद करनी है चीजें। अलकृत प्रवेश द्वार होता है, ऐसे होकर मंदिर तक जाने वाली एक बरामदे जैसी रचना होती है ये मंडप। और अर्धमंडप और मंडप और महामंडप और मंडप जो है मुख्य हॉल के 3 रूप होते हैं। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अमलाका। अमलाका क्या होता है पता है? अमलाका क्या होता है? मंदिर के शीर्ष पर एक पत्थर की डिस्क जैसी संरचना होती है, अमलाका होता है ये, ठीक है। और मैं हाँ आपको एक और बात रिमाइंड करा देता हूँ, ये अपनी डार्क हॉर्स सीरीज देखना, एक टाइम पे ना कमाल मचा देगी, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। ये पार्ट जब हमारा टायर 2 होगा ना सीजीएल का, सबसे ज्यादा देखी जाएगी ये सीरीज, क्योंकि इसके अंदर भाई देखो, बाहर से मैंने जो इसके थंबनेल बनाया है, वो थंबनेल तुमको लग रहा होगा कि नॉर्मल है, ठीक है, बट इसके जो अंदर कंटेंट है ना भाई, बंदे ने जो जिसने ईमानदारी से देख लिया ना, फॉलो कर लिया, यकीन मानना पीटी में तो धमाल मचाएगा जीके के अंदर, और मेंस के अंदर ही मचाएगा। तो ये अंदर ये सबके बस की पढ़ना नहीं है ये चीजें, यकीन मानना इस बात को, बुरा लग सकती है किसी को मेरी बात, ठीक है, बट भाई एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ, ठीक है। चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, बट ऑथेंटिक वे बता रहा हूँ। वो ये ना, जब तुम भरोसा करोगे तभी तुम मानोगे, अगर तुम भरोसे नहीं करोगे किसी बंदे को तो कैसे मान सकते हो? भरोसा तो करना पड़ेगा ना। आप भी कभी कोचिंग करते हो किसी चीज की, कहीं पे भी जीएस की, तो या किसी भी चीज की कोचिंग करते हो, तो वहां पे तो आप भरोसा दिखाते हो ना कि ये टीचर अच्छा पढ़ाएगा। मैं टीचर नहीं हूँ भाई, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, बट मैं चीजों को ना जागरूक रहना चाहिए यार हमको, और जागरूक रहने का मतलब ही जीएस है, जनरल अवेयरनेस। आप कितने अवेयर हो अपने आप को लेकर, और कौन से सवाल तुमसे पूछा जा सकता है, तो ये अवेयर होना ना हमारा कर्तव्य बनता है, किसी और का नहीं है भाई। चलिए देखो, फिर भटक गया मैं, नहीं भटकना है आपकी बात, ठीक है, चलिए। तो कलश, कलश की हम बात करेंगे। यह शिखर के साथ साथ पूरे मंदिर का सबसे ऊंचा भाग होता है भाई, कलश। अभी बताओ, कलश सिर पर रखते हैं ना हमारी माता जी, जब भी कोई पूजा करती है कलश उठाते हैं, कलश यात्रा होती है ना, तो कलश कहाँ रखते हैं? सिर पे तो रखते हैं। और शिखर के साथ साथ पूरे मंदिर का सबसे ऊंचा शीर्ष जो होता है वो होता है अल अमलाका का ताज कहा जाता है इसको, ठीक है, कलश को। ऐसे ही अंतराल की बात करेंगे। गर्भगृह और मंडप के बीच अंतराल जो होता है नामक एक प्रकोष्ठ है ये अंतराल। जगती की बात करें, जगती, एक सेकंड करे होगी, हाँ जगती की बात कर रहे हैं। एक ऊंचा मंच है जहां भगत बैठते हैं, जगती। जगती में क्या करेंगे, जो भक्त लोग हैं और जो पूजा करने वाले पुजारी है, जगती मतलब जागरण करेंगे वो, तभी तो करेंगे वो। और जो उत्तर भारतीय मंदिरों में एक लोकप्रिय है, जगती मतलब, जागती मतलब क्या, जगती मतलब क्या है भाई? जागरण करेंगे, यानी एक साथ क्या करेंगे, पूजा करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको। हुआ याद नहीं हुआ? बोलिए। ऐसे ही एक और बचता है हमारा वाहन। वाहन क्या है? एक मानक स्तंभ या ध्वज के साथ मंदिरों के मुख्य देवता का पर्वत या वाहन है, जिसे गर्भगृह के सामने अक्षीष रूप में रखा जाता है। अब आपको गर्भगृह भूल गए होगे आप, मुझे पता है, पक्की बात है, देखो गर्भगृह भूल गए होगे आप। सबसे पहले मैंने गर्भगृह पढ़ाया। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ प्रतिमा स्थापित हो, तो उसके जस्ट उसके सामने की बात कर रहे हैं हम। और वाहन जो होगा, वाहन क्या होता है? एक तरीके से
एक सामने तो चलता है वाहन, तो उसके सामने मानक स्तंभ या ध्वज के साथ मंदिर के मुख्य देवता का पर्वत या वाहन है, जिसे गर्भगृह के सामने अक्षीय रूप में रखा जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए। अब हम पढ़ने वाले हैं नागर शैली। क्या पढ़ने वाले बताइए, बताओ क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? नागर शैली वास्तुकला में नियमित प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे। अब जो नागर शैली वास्तुकला से जो नियमित है, उन प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे। अब आने वाला है आपको मजा। ठीक है, तो चले जाए, बताओ करे जाए स्टार्ट। चलिए चलते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर भाई साहब, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, लिखते चलना भाई, ठीक है। अपना भी रिवीजन हो रहा है, आपका भी रिवीजन होगा, मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। और पता भी लगा एक घंटा कब में निकल जाएगा, 1.5 घंटा, ठीक है। तो बोर नहीं होना है, चीजों को ना मजा लो, इसका ना इंटरेस्ट लो यार। ये यार पूजा पाठ वाले आदमी है हम, तो पूजा पाठ वाले आदमी हम इसको याद नहीं कर सकते? क्या है ये, कुछ भी नहीं है। एक बार तो पढ़ना है यार, एक बार क्यों, एक बार सर में दर्द वाली कुछ चीज ही नहीं है इसके अंदर। मुझे तो अभी तक सर कुछ भी सर में दर्द नहीं हुआ। आप अपने सर में दर्द खुद करते हो कि हमारे याद नहीं हो रहा, हमारे याद नहीं हो रहा। यार याद सब होता है, आप करने वाले तो बनिए। मेरे के याद है, मैं क्या सब रट के बैठा हूँ? मैं अभी तो पीडीएफ से आपको क्या करा रहा हूँ, कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, कैसे भी करा रहा हूँ। मेरे को याद है ये सब चीजें? नहीं कर रहे, मेरे को भी याद नहीं है। मैं खुद आपके ही सहारे और आपको पढ़ाने के बहाने, आपका रिवीजन के बहाने मैं अपना खुद रिवीजन कर रहा हूँ। कुछ चीजें मेरे को याद है तो मैं उसको वहां पे रिलेट कर पाऊंगा, इसी बहाने में इस चीज को लाया हूँ, ठीक है। चलिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब देखो कितना मजा आने वाला है। कंदरिया महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित है ये, और मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मध्यकालीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलग हिंदू मंदिर है। देखो, और गुफा के महान देवता हमारे शिव जी है। कहा करते थे अमरनाथ जी गुफा जाते हो ना, तो गुफा से याद रखना। और चंदेल राजवंश ने राजा धंग देव ने 1900 क्या 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था, चंदेल राजवंश ने। और ये कहाँ पाया जाता है? कंदरिया, कंदरिया महादेव मंदिर। कदरिया, कदरिया है, कंद नहीं है, कंद है, कंद, कंदरिया। कंदरिया महादेव मंदिर शिव जी को समर्पित है, एमपी यानी मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसको बनाया जाता है, और ध्यान रखना इसका अर्थ जो होता है, गुफा के महान देवता होते हैं। और महान कौन थे? हमारे महादेव जी थे, ठीक है। और इसको जो निर्माण कराया था वो चंदेल राजवंश ने किया था। और किसने कराया था? चंदेल राजवंश में भी किसने कराया था? राजा धंग देव ने किया था। और कब किया था? 999, 1900 की याद आया बार बार, क्योंकि 1900 की याद पड़ी हुई है। 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इसको देखो 1986 में, यहाँ से सवाल इंपोर्टेंट बन जाता है, 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है। बताइए कितना इंपोर्टेंट सवाल है ये। हुआ याद? यार वॉइस तो सही आ रही है ना आपके पास? मुझे डाउट रहता है कभी कभी कि मैं पूरी क्लास करने के बाद कभी मुझे लगा कि वॉइस ही गया है, और तो भाई पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है अपना, है ना। चलो मुझे यूनेस्को का हेडक्वार्टर बता दीजिए इसी बात पे। बताइए यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस के अंदर। और हाँ, यूनेस्को की भाई एक बार ना आज मैं तुम्हें यहाँ लिखवाई देता हूँ यूनेस्को की ना, क्योंकि यूनेस्को बहुत बार आएगा तो मैं यूनेस्को बार बार नहीं पूछूंगा आपसे। यूनेस्को की मैं तुम्हें एक बार ना यहाँ पे वो लिख ही देता हूँ, राइटिंग जैसे भी आए, कोशिश करूंगा साफ साफ राइटिंग लिखने की। यूनेस्को के ना एक बार वो लिख लो, शॉर्टकट में बता देता हूँ। यूनेस्को की जो हमारी फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन तो आप जोड़ ही लोगे, यूएन की, यूएन तो याद ही है आपको, यूनाइटेड नेशन, ये तो तुम्हें पता ही है, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखना, ई का मतलब, जो ई स्टैंड फॉर क्या? एजुकेशनल, एजुकेशनल लिखा दिया मैंने। और इसके बाद आएगा एस, साइंटिफिक, साइंटिफिक, यहाँ भी आपको याद हो गया होगा, साइंटिफिक। एंड कल्चरल, कल्चर तो पढ़ रहे हैं हम ये, एंड कल्चरल, कल्चरल, ये एल है, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगी याद। तो हमारी जो फुल फॉर्म होती है यूनेस्को की, पेपर वाला पता नहीं क्या पूछ ले, तो हमको सब पे निगाह बना के रखनी है। थोड़ी इस पर यार राइटिंग ना गंदी हो गई है काफी, मैनेज करना भाई, है ना। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, छोड़िए। यूनेस्को की मैंने अभी तुमको फुल फॉर्म बताई, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब तो नहीं भूलोगे। चलिए इसी बात पे चलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर पे भाई। ये बताइए, कोणार्क सूर्य मंदिर अभी बताया था पूरी शहर के अंदर है, और ये है भैया हमारा उड़ीसा में। भगवान सूर्य को समर्पित है, सूर्य मंदिर है तो सूर्य को समर्पित होगा। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी
में पूर्वी गंगा राजवंश के शासक, ध्यान रखना एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है भाई, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कौन से राजवंश ने कराया? राजवंश कौन थे हमारे? गंग राजवंश थे। और दूसरी बात, किसी ने इनका नाम बताओ जिसने शासक, कौन सा शासक था जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? कोणार्क। ठीक है, पहली बात तो पूछता है उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा में है ये। और नरसिम्हा देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में इसको क्या किया था? बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। एग्जाम ने पता कितना शातिर है, ये प्रथम लिखा है ना यहाँ पे, नरसिम्हा देव प्रथम, यहाँ पे पता क्या डालता है वो? सेकंड, जिससे बच्चे हो जाए कंफ्यूज और बच्चे अगर गवा दे अपने 2.5 नंबर। आपको ये गलती पर नहीं करनी, ठीक है ना, तो ये गलत होगा। इसको कराया था नरसिम्हा देव प्रथम ने 1250 के अंदर। भाई ध्यान रखना, एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस क्लास को हम ऐसे ही करने वाले तसल्ली के साथ, बहुत मजा आने वाला है, देखिए। और ये हम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये द्रविड़ शैली भी अपनी कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपना हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, अभी यहाँ पे चलिए, बात क्लियर हुई यहाँ पे? हाँ, यह वस्तुकला की उड़ीसा शैली या कलिंग वस्तुकला नागर वस्तुकला की उपशैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नागर शैली तो पढ़ रहे हैं, देखिए नागर या देव उत्तर शैली, और इसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा। इस मंदिर का मुख्य वास्तुकार बसु महाराणा थे। ऐसे ही अगला, खजुराहो खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का एक समूह है, जिसे 1919, फिर देखो 1900 बोल रहा हूँ, मिस्टेक है यार, 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के अच्छे प्रतीक है। खजुराहो जो करा था निर्माण, वो करा था चंदेल, मैंने ऊपर ही बताया था आपको अभी। चलिए आगे चलते हैं। श्री राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश का पूर्ण निर्माण 1580 में सनातन गोस्वामी द्वारा किया गया था। श्री राधा मदन मोहन मंदिर वृंदावन में उत्तर प्रदेश में है, और 1580 में इनको पुनर्निर्माण करके, और श्री सनातन गोस्वामी जी ने इनका निर्माण किया। ये पेपर में आ चुका है गोस्वामी वाला, सनातन गोस्वामी जी, ठीक है। मंदिर के मुख्य देवता मदन मोहन है, और जो भगवान शिव नहीं, भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। यही बात समझ में? मार्कंडन मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। अब ये बताओ, वेनगंगा कहाँ बहती है? बताओ, वेनगंगा महाराष्ट्र में बहती है। इसे वर्धभर विदभर का खजुराहो भी कहा जाता है। विदभर। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। 10वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका अर्थ होता है स्वतंत्रता का देवता, हमारे शिव महाराज जी है। और इसे सोमवंशी राजवंश के राजा यातती प्रथम ने इनको बनवाया था। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ, यहाँ इस मंदिर को तो ऐसा नहीं होगा कोई भी ना जानता हो, हमारे केदारनाथ जी का मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, सबको पता है। तू दूर ना हो ना शंभू, सुना है ना आपने गाना, भजन सॉरी नोट गाना, मैं किसी और का हो ना पाऊंगा। हर हर महादेव बोल दीजिए इसी बात पे, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए भाई, इसी बात पे महादेव अपना भला करेगा ना। जो उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, और यह भारत के 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है। ठीक है जी, आदि शंकराचार्य के बारे में भी आप पढ़ लेना गूगल पे, इससे भी एसएससी ने सवाल पूछ लिया है एक बार। चलिए, बस अपनी जो थी ना, अपनी जो नागर शैली जो थी, नागर उत्तर भारत शैली, ये होती है यहाँ पे कंप्लीट। इसके अंदर हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना था। अब आती है हमारी द्रविड़ या दक्षिण वस्तुकला, द्रविड़ शैली की वस्तुकला। अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसी बात पे हम कर लेते हैं कलर चेंज, और करेंगे क्लास को एंजॉय, और मजे से पढ़ेंगे, और बस फटाफट से इस क्लास को कंप्लीट कर दी जाएगी। फिर कुछ नया टॉपिक उठा लेंगे, उसको कवर करेंगे। बताओ मजा आया नहीं आया ये?
वास्तुकला पढ़ने में, और कुछ मंदिर के बारे में समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। द्रविड़ शैली की वास्तुकला। अब देखिए, द्रविड़ मंदिर एक संयुक्त दीवार के अंदर घिरा हुआ है, ठीक है। सामने की दीवार के मध्य में एक प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है, अभी ऊपर पढ़ाया। तमिलनाडु में विमान के नाम से जाने वाले मुख्य मंदिर के टावर का आकार एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा है, जो उत्तर भारत के घुमावदार शिखर के बजाय ज्योमेट्री रूप से ऊपर उठा हुआ है, और परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय या मंदिर का एक टैंक पाया जाने वाला सामान्य है। और पल्लव, ध्यान रखना, पल्लव जो आएंगे भैया हमारे, पल्लव दक्षिण भारत के मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। और ध्यान रखना भैया, पल्लव ने किया था दक्षिण में राज। और जो हमारे ऊपर थे, ये कौन थे हमारे, बताइए। ऊपर अभी मैंने कराया था तुमको, ऊपर में हमारे कौन थे? चंदेल जो थे, चंदेल ने किया भैया उत्तर। यहाँ लिख देता हूँ मैं जरा, इस चंदेल में चंदेल, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, चंदेल। और यहाँ आते हैं भैया हमारे दक्षिण में पल्लव। बताओ, सबसे कठिन कार्य है पढ़ाना, और पढ़ना खुद, याद नहीं होती ये चीजें, पर अगर इंटरेस्ट लोगे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। राइटिंग देख रहे हो अपनी इतनी गजब आ रही है ना, ऐसे लिखे आऊंगा ना, बोर्ड वाले 0 नंबर देंगे मेरे को। पर ऐसी राइटिंग नहीं है भाई की असलियत में। चलिए आगे चलते हैं। भाई थोड़ा सा ना मोटिवेटिव रहा करो, है ना, एग्जाम सिर पे है, तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है। मॉक में नंबर कम आए कोई दिक्कत नहीं है यार, पेपर नहीं है अपना ये सिर्फ मॉक है, ठीक है। और मॉक का जरा मुझे सिनोनिम्स बताओगे कोई? मॉक का मतलब पता है क्या होता है? बताओ मॉक का मतलब क्या होता है। चलिए सहायक मंदिर पे चलते हैं, तुम नहीं बताओगे कुछ भी। ये मॉक जो लगाते हैं ना, ये मॉक का मतलब पता है क्या होता है? दिखावटी होता है मॉक का मतलब। बताया मॉक का मतलब क्या होता है? दिखावटी। लिखवाई जाए इसको भी, याद रहेगा तुमको। मॉक का मतलब होता है दिखावटी। और हम दिखावटी थोड़ी करेंगे, हम तो सीधा रियल एग्जाम में ओढ़ के आएंगे दिखावटी। क्यों लगाए मॉक? तो लगाएंगे, पर मॉक तो हम लगाएंगे, पर हम दिखावटी तरीके से नहीं लगाते, हम ओरिजिनल तरीके से अपने एग्जाम में अपने नंबर गेन करेंगे अपनी जीएस के थ्रू। ठीक है, चलिए सहायक मंदिर की बात करेंगे। सहायक मंदिर क्या? सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर के टावर के भीतर शामिल होता है, या मुख्य मंदिर के बगल में अलग अलग छोटे मंदिर के रूप में स्थित है। विमान की विशेषता, शिखर विमान को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दर्ज किया गया है, और शीर्ष पर एक पर्वत जैसा शिखर होता है। अच्छा, और इसे उत्तर भारत में शिखर के नाम से जाना जाता है। ओके, और इसका आकार घुमावदार होता है। इसे दक्षिण भारत में विमान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये ही पिरामिडनुमा मीनार जैसा दिखाई देता है। पिरामिडनुमा, पिरामिडनुमा ये मीनार जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब पता है क्या है यहाँ पे? इसका मतलब बन गया हमारा ये, बताओ क्या है इसका मतलब? जहाँ भी तुम्हें पिरामिडुमान दिखाई दिया ना, वहां पे क्या लगा देना? दक्षिण। और ये हमारा द्रविड़ वास्तुकला है ये, ठीक है, दक्षिण की वास्तुकला। आपने मंदिर भी देखे होंगे, आप गूगल करना इसके बाद, जब ये क्लास देख लोगे ना आप, इसके बाद गूगल करना और मंदिर देखना एक बार। साउथ के जो मंदिर है ना, डिट्टो द्रविड़ वास्तुकला पे वो बने हुए हैं वो। ऐसे हम गोपुरम, ये देखो गोपुरम, हर जगह गोपुरम दिखाई दे रहा है आपको। गोपुरा भी बोलते हैं, और एक विशाल प्रवेश द्वार होता है। और मैं तुमको यहाँ भी पढ़ाया था गोपुरम, कहाँ पे पढ़ाया था? यही तो पढ़ाया था यार, यहाँ पे। कहाँ पढ़ाया था भाई, उड़ गया शायद। गोपुरम तो मैंने पढ़ाया था, हाँ, ये ना, मंडप को भी गोपुरम बोला जाता है, ठीक है। कापे पर नागर उत्तर भारत शैली के अंदर, बट यहाँ पे गोपुरम जो है ना अलग अलग है। जो सामान्य तौर पर दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना की दक्षिण वास्तु भारतीय वास्तुकला में से एक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वारा अलंकृत होता है, और वे दक्षिण देव या द्रविड़ शैली में निर्मित कोयल हिंदू मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है। उनके शीर्ष पर कलशम, एक बल्बनुमा पत्थर का कलश होता है,
और तमिलनाडु के, जैसे कि तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज मंदिर गोपुरम के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। भाई साहब इसको कर लीजिए मार्क। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, देख लो। तमिलनाडु के अंदर पहली बात तो ये बताओ, चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम में नटराज मंदिर है हमारा, एक नटराज मंदिर जो कि पूरम के लिए प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। पूरम ही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, एक विशाल द्वार के हिसाब से, ठीक है। अब जरा मुझे गूगल पे जब इस क्लास को देख लोगे ना, तो एक बार नटराज मंदिर के बारे में पढ़ना, आप खुद समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। नटराज मंदिर को चिदम्बरम नटराज मंदिर या थिलाई नटराज मंदिर भी कहा जाता है। देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया हमको यहाँ से। अगर हम इस क्लास को ना करते तो क्या हाल होता हमारा, रह जाते हम अपने 2-3 नंबरों से, जो कि हमको नहीं रहना है। और उसी के लिए तो भाई हम इस क्लास के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इस सीरीज का भाई टारगेट ही अपना क्या है, बताओ क्या टारगेट है? मतलब पेपर में, जीएस में अच्छे नंबर गेन करना। चलिए आगे चलते हैं। द्रविड़ वास्तुकला मंदिरों में उप विभाग भी होते हैं, जैसे कि मूल रूप से इनकी 5 अलग अलग आकृतियां होती है। पहला वर्गाकार, जिसे सामान्य तौर पर कूट कहा जाता है और चतुरस्र भी कहा जाएगा। आयतकार को कहा जाएगा शाला या आयत शस्त्र। अंडाकार जो कि अंडे जैसा दिखाई देगा, अंडे जैसे शेप में दिखाई देगा, गज पुष्ट कहा जाता है अंडे आकार को, या वृत्तीय भी कहा जाएगा। ऐसे ही घोड़े की नाल के आकार के प्रवेश द्वार के साथ इसको बोलेंगे अल्पसाइडल चेतियों के विगेन वोल्टेज आकार से प्राप्त है, जिसे आमतौर पर नासी भी कहा जाता है। चौथा जो आएगा वृत्तकार या वृत्त, मतलब गोला, सर्कल। और अष्टकोष्ठीय मतलब कि अष्ट, जिसमें अष्टभुजाएं हो, 8 अष्ट, जिसे हम बोलते हैं ओक्टागन इंग्लिश के अंदर। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है? अरे बता दो यार, मजा आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं द्रविड़ शैली वास्तुकला में नियमित प्रसिद्ध मंदिर के बारे में। इस बात पे हम करते हैं कलर चेंज। मंदिरों की बात आएगी तो भैया मंदिर पढ़ेंगे हम फुल इज्जत के साथ और फुल तरीके से, भगवान जी को याद करके, जिससे कि हमको वो शक्ति दे और हम हो जाए पास अपने एग्जाम में। चलिए महाबलेश्वर मंदिर, बहुत बार सुना होगा आपने नाम इनको। ये साउथ के मंदिर है ना, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं भाई, इसको कर लेना भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क। जो भी भाई इस वीडियो को देखेगा उसको तो ये कह दूंगा मैं, अपनी डार्क हॉर्स सीरीज ऐसी छाएगी ना, मैं बता रहा हूँ आपको। जो बंदा सच में एनालाइजर होगा ना, जो हर जिसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है और पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो भाई इस क्लास को ना ऐसे 3-3 बार पढ़ के जाएगा ना, उसको मजा आ जाएगा इस क्लास से, बता रहा हूँ। ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है भाई, यकीन नहीं मानोगे तुम, कितनी बार पूछा गया मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। मैं कह रहा एग्जाम कोई से भी उठा लो एसएससी का, आप खुला चैलेंज कह रहा हूँ मैं वीडियो में। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, इसमें ऐसा एक एग्जाम नहीं बना एसएससी का जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे जाते हो यार, मानो इस बात को। शोर मंदिर मैं कह रहा हूँ भर भर के पूछा है, कहाँ पे किसने बनवाया। और शोर मंदिर तुम्हें याद कराता हूँ मैं, देखो जैसे हमारा सूर्य मंदिर, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, शोर मंदिर अभी आएगा, इस पे भी आएगा। अभी पहले महाबलेश्वर की बात करें, महाबलेश्वर मंदिर, यकीन माना यार, अब तो यार दिल कह रहा है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे ना, और शेयर कर दो और लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो यार, सच में इतना गजब टॉपिक चल रहा है ना इस टाइम, मजा आ रहा है यार पढ़ने में, कसम से बता रहा हूँ। और जिसको समझ नहीं आ रहा, जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा भाई, सॉरी, आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। 2025 आपका इंतजार कर रहे हैं, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। अपना नहीं है भाई 2025, 24 ही है अपना, 24 में ही हम इसको अच्छे से फोड़ के आएंगे। चलिए इसी बात पे करते हैं हम साउथ के मंदिर, द्रविड़शिला वास्तुकला में नियमित प्रसिद्ध मंदिर की बात करेंगे। चलिए भाई, महाबलेश्वर मंदिर 4वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है, जो गोकर्ण और उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। महाबलेश्वर मतलब महा मतलब महाकाल, और महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है भैया? ये कर्नाटक जिले में। कहाँ पे? कर्नाटक में, कन्नड़ जिले में। और कन्नड़ में जो गोकर्ण, उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक में है, और ये भगवान शिव जी को समर्पित है भाई, भगवान शिव जी को ये समर्पित है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? और कहाँ पे है महाबलेश्वर का मंदिर? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है? कर्नाटक में है। तमिलनाडु गलत, तुमको लगेगा महाबलेश्वर मंदिर यार तमिलनाडु में है, बट वहां पे आप गलती कर दोगे, 2.5 नंबर गवा दोगे। आंसर क्या आएगा? कर्नाटक, 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 महाबलेश्वर कर्नाटक, महाबलेश्वर कर्नाटक। और महाबलेश्वर मतलब शिव जी को समर्पित है, तो भगवान शिव क्या करेगा? तुम्हारे कष्ट ही तो हरते हैं, यानी कि कर्नाटक। हाँ, चलिए कपालेश्वर मंदिर, कपालेश्वर मंदिर यह है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मायालपुर में भगवान शिव को समर्पित है भाई।
कंफ्यूज मत होना, महाबलेश्वर कर्नाटक में है और कपालेश्वर ये तमिलनाडु के अंदर है, और शिव जी को दोनों समर्पित है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और शिव की पूजा कपिलेश्वर के रूप में भी की जाती है। कपिलेश्वर महाशिव जी के ना बहुत अवतार है भाई, और उनका प्रतिनिधित्व लिंगम द्वारा किया जाता है। उन शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, उनका प्रति जो कपिलेश्वर मंदिर है उसके अंदर तुम क्या करते हो, लिंगम द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पक्का पेपर में पूछा जाएगा भाई ऐसे से। ये पूछता है कौन से स्टेट में है, ये कौन सी शैली पे ये आधारित है। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है ना भाई, ये नौवा पार्ट है डार्क हॉर्स सीरीज का, एसएससी जीएस जीके का। आई बात समझ में, तो कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा ना मैं अपने आपको, और इसका लास्ट पार्ट आएगा वो उससे भी घमासान आएगा। इसके बाद वाला जो है ना वो भी बड़ा घमासान वाला आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद ये सीरीज हो जाएगी आपकी कंप्लीट। तो इसी बात पे कर दो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कर दो यार आज तो, है ना। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो रखा है इस टाइम, मजा आ रहा है फुल पढ़ने में। चलिए चलते हैं तो महापुलेश्वर मंदिर की बात करेंगे। ये भी हमारे तमिलनाडु में स्थित है और एक हिंदू मंदिर है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए आगे चल लेते हैं इसी बात पे। राज राजेश्वर मंदिर, ये दोबारा बोल देता हूँ मैं, महापुरेश्वर मंदिर भी हमारे तमिलनाडु में एक स्थित हिंदू मंदिर है। और ये राज राजेश्वर मंदिर की बात करेंगे, ध्यान रखना केरल में है भाई ये। राज कहाँ करोगे तुम, केरल में। केरल में, केरल किसके लिए प्रसिद्ध है, मसाला, मसाले ही तो है, मसाले की रानी बोला जाता है केरल को, है ना। तब से मसाला यहाँ पे हुआ करता था। चलिए राज राजेश्वर, ठीक है, मंदिर केरल के कुन्नूर जिले के तालीपरबा में स्थित एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण भगवान परशुराम ने किया था। ध्यान रखना परशुराम जी ने यहाँ पे इनका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पे है हमारा, और भगवान परशुराम ने इनका क्या किया था, निर्माण किया था। और राजेश्वर मंदिर का निर्माण अपने समय के मंदिर में सबसे ऊंचे शिखर के शीर्ष पर 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढलान किया गया था। बात समझ में आई? बताइए। अब आते हैं शोर मंदिर। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी का मंदिर जो ग्रेनाइट ब्लॉकों से निर्मित है। ठीक है, और जो ये हमारा वास्को डी गामा भारत जब कब आए थे, ये आए थे 1498 के अंदर। ठीक है ना, और ये यहाँ पे मसाले तो लूटने आए थे अंग्रेज जो हमारे यहाँ पे आए थे, पुर्तगालीज जो आए थे, उसके बाद फिर अंग्रेज आए थे बाद में। और कौन थे हमारा वो, कौन सा नाम बोला था मैंने, नाम ही भूल गया उसका यार, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, है ना। तो वहां से इसको देखेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। ध्यान रखना भाई, शोर मंदिर जो है हमारा वो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी का मंदिर है। और चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक चीज और बताया तो यार, ये मुझे यहाँ से ये केरल से कुछ याद आ गया था, जरा बताया तो। वास्को डी गामा, हाँ, ये पुर्तगाली थे और ये कोचिन आए थे। ठीक है, 1498 के अंदर। ठीक है, और कैप ऑफ गुड के रास्ते पश्चिमी यूरोप से पर्वत पूर्व की और समुद्र मार्ग खोजा था इन्होंने। और लिस्बन में इनके नाम से ना, एक और बताया तो मैं, लिस्बन में वास्को डी गामा के नाम से उनका एक पुल का नाम भी रखा गया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। शोर मंदिर की हम बात करेंगे तो ये 8वीं सदी की ईस्वी का मंदिर है जो कि ग्रेनाइट ब्लॉकों से नियमित है। और ये ध्यान रखना तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है शोर मंदिर। पल्लव राजवंश के नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान यह स्थल एक व्यस्त बंदरगाह था। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। और ध्यान से देखिए जरा, कहाँ पे था हमारे, जो कौन से मंदिर किया था हमने, कोणार्क, नरसिंह देव प्रथम है आप, और यहाँ पे क्या है, नरसिंह वर्मन है। ठीक है, द्वितीय, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। शोर मंदिर हमारा हो गया महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। एरावत, एरावत से तुम क्या समझते हो, हिंदी पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत। एरावत होता है मेरे हिसाब से, ये एरावत होता है हमारा हाथी। आई थिंक अगर मैं ठीक हूँ तो ये हाथी होता है। तो एरावत मंदिर हमारा तमिलनाडु के तंजावुर जिले के
कुंभकोण में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य राज राजा द्वितीय ने करवाया था। भाई साहब मैं कह रहा हूँ घोट के पी जाना इस क्लास को। इसका निर्माण 12वीं, ध्यान रखना एरावत मंदिर का है, तमिलनाडु के अंदर है। और कहाँ पे तमिलनाडु के अंदर? ये तंजावुर जिले में है, ठीक है। इनका निर्माण कराते हैं भैया चोल सम्राट कराते हैं 12वीं शताब्दी के अंदर। और कौन कराते हैं? राज राजा द्वितीय ने इनका निर्माण करवाया था। और ध्यान से सुनिए, एरावत मंदिर को 2004 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। यह भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ तक याद हुआ नहीं है? और बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताइए मजा आया नहीं आया यहाँ तक? चलिए अगला मंदिर पढ़ते हैं भाई साहब। वैदेश्वर का मंदिर, बड़े दिनों से यार मैं इसको ना आज तक इसकी हिस्ट्री नहीं जान पाया। मतलब पता तो है मेरे को कहाँ पे है, बट कंफ्यूज रहता हूँ हर भाई, हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। पर इतना पता है कि तमिलनाडु में है, इतना मेरे को पता है। वैदेश्वर का मंदिर ध्यान रखना है। पेरिया कोविल या राज राजेश्वरम, यह एक शैव हिंदू मंदिर है जो चोल सम्राट राज राजा प्रथम द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल स्थापित शैली में बनाया गया था। किसने बनवाया था इसको? चोल सम्राट राज प्रथम ने बनवाया। और एक और मैं तुमको बता रहा हूँ, एरावत मंदिर का जो निर्माण करवाया था राज राजा द्वितीय ने करवाया था एरावत का। तो पहले किसका हुआ था? हमारा हुआ वैदेश्वर का मंदिर। यहाँ पे हुआ राज सम्राट राज प्रथम ने, ठीक है। और ये भी हमारे किसके थे? चोल सम्राट के थे। और ये हमारे भी चोल सम्राट के ही थे। तो पहले हमारा वैदेश्वर मंदिर का निर्माण होता है, उसके बाद हमारा एरावत का होता है। और एरावत को यूनेस्को कब घोषित किया गया था? 2004 के अंदर, आई थिंक बिल्कुल सही हूँ मैं कि देखा 2004। याद होता है भाई अपने, जब कोशिश करेगा तो सब याद होगा, मेहनत करेगा सब कुछ मिलता है। चलिए इसी जोश के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे। यह तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के दक्षिण तट पर है। और इसे दक्षिण का मेरू भी कहा जाता है। किसको? वैदेश्वर के मंदिर को। और सन 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी बन गया था। और यह चोल काल, जो चोल राजवंश था ना, चोल काल के गंगईकोड़ा चोलपुरम मंदिर और एरावत मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिर का भी हिस्सा है। बताइए याद हुआ? मजा आया क्लास में? बताओ कितना मजेदार टॉपिक उठा कर लाया तुम्हारा भाई आज, है ना। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है तुम्हारे भाई का आज, खुश हूं मैं बहुत। अभी तक थोड़ा सा मतलब सैड था, ठीक है। मतलब कभी कभी होता है ना कि लेजीनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। और अब सब लेजीनेस उड़ गई है, क्योंकि इतना गजब गजब टॉपिक मुझे मिला है ना ये पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। पार्ट 9 डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 का पार्ट 9, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग है ये। पार्ट 9 लिख लेना, इसमें से क्वेश्चन देखना, मैं तुम्हें कितने दिखाने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट डालूंगा बकायदा जब एसएससी कंपाइलेशन आएगा, और अपने पेपर का भी डालूंगा, टेंशन ना लो भाई। मैं कह तो रहा हूँ तुमको, मानो इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। भावना में भेजा तुम्हारा भाई, ठीक है कोई बात नहीं। भाई पेपर आ रहा है, क्या करे, टॉपिक क्या चल रहा है, क्या बात है, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं बताया जैसे कि सब्जी के में रोटी नहीं खा सकते ना तुम, ऐसे ही है ये। इसके बिना पेपर में जाना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना। कैलाश या कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा गुफा में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर। और कैलाश बोल दो या कैलाशनाथ मंदिर बोल दो। सबसे बड़ा रॉक कट मंदिर हिंदू मंदिर है, जो मंदिर की अधिकांश खुदाई का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राजपूत राजा कृष्ण प्रथम 756-773 को दिया जाता है। इसमें पल्लव और चालुक्य शैली के प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। यह भगवान शिव को समर्पित एक विशाल अखंड मंदिर है। कैलाश मंदिर जो है वो 16वीं गुफा है, ठीक है जी। रोक कट आपने पढ़ा ना, रोक कट हिंदू मंदिर जो है वो हमारे ये एलोरा गुफा में, तुमने सुना होगा ना। ये मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, मैंने इसकी पिक्चर्स भी देखी है। यह भव्य एलोरा गुफाओं का निर्माण करने वाले 32 गुफाओं 32 गुफा मंदिरों और मठों में से एक है। हुआ याद? बताओ, चलते आगे। हम्म आगे देखता हूँ मैं, इसमें कुछ हो रहा है हमारे, और भी है। यहाँ तो हम कंप्लीट करेंगे ना, फिर हम किले भी देख सकते हैं भारत के, कुछ कुछ किले भी देख लेंगे ना आज ही।
थोड़े थोड़े किले भी देख लेते हैं। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं पहले। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में रानी लोक लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर अपने विक्रमादित्य की जीत का जश्न मनाने के लिए करवाया था। ठीक है ना। लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर अपने पति इनके जो पति थे वो थे विक्रमादित्य की जीत का जश्न मनाने के लिए इन्होंने ये रानी लोक महादेवी ने इसी उपलक्ष्य पे कि हम मेरे पति देव जी जीत के आए हैं, उनका पति का नाम क्या था, विक्रमादित्य द्वितीय। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण लंकाना दंडशाह की सहायता से किया था, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय कोड देव राय के अधीन एक सेनापति था। यह हम्पी स्मारकों में के एक समूह का हिस्सा है और 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया और यह श्री विरूपाक्ष शिव का एक रूप को समर्पित है। यह वाला मंदिर भी हमारे भगवान शिव के लिए समर्पित है। मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर तुम पढ़ चुके ना सर। ये ध्यान देखो, देखो ये मुक्तेश्वर है, ये मुक्तेश्वर है। मुक्ते अलग है, ध्यान रखना। ये देखो मुक्ते है, मैं दिखाता हूँ तुमको। ये मुक्तेश्वर मंदिर है और ये है मुक्तेश्वर। ये मुक्के वाली आवाज आएगी, यहाँ मुतेश्वर है, सिर्फ मुतेश्वर मंदिर है श्रीलंका के अंदर। यह भारतीय महाकाव्य रामायण और भगवान राम से जुड़ा है। इसे कोटे साम्राज्य के राजा पराक्रम बाहु छठे ने बनवाया था। ऐरावतीय सुवर मंदिर, श्री ज्वारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है और इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। जरा नरसिंह द्वितीय कहाँ आया, जरा इसको हाई कर दो, हाईलाइट भाई। नरसिंह वर्मन द्वितीय यहाँ पे आ चुका है। एक हमारा ऊपर आया था उड़ीसा के अंदर, और एक हमारा जी ये राजा राजद्वितीय आए थे जिन्हें एरावत तमिलनाडु में जो स्थापना की थी, द्वितीय था। और पहला कौन था हमारा वैदेश्वर जी का मंदिर, जो कि किसने कराया था, राज प्रथम द्वारा किया गया था। पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद जी हम यहाँ पे चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री कालहस्ती मंदिर, श्री कालहस्ती मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश। श्री कालहस्ती मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश शिव को समर्पित है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान खुलता रहता है, बस बाकी और दिनों ये रहता है भैया बंद। बात समझ में आई, बताइए। चले अब मैं देखो इसमें तुमको कुछ कुछ चीजें ऐसी करा देता हूँ जो कि ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये समझ नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये ना वस्तुकला है और वस्तुकला में इन्होंने इतनी कहानी दे रखी है, ये हमारे को अपने काम की नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें जो जो चीजें मेन है ना वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम 1 सेकंड के लिए जरा हम दीजिए, चलो गुफाएं देख ली जाए। गुफाएं खत्म हो गई ना यहाँ पे अपनी, मेघालय की गुफाएं ये हो गई, उड़ीसा की ये हो गई है, बहुत सारी गुफाएं है। चलो गुफाएं कर लेते हैं इस वाले के अंदर, है ना। कुछ गुफाएं भी हम इसी बहाने याद भी हो जाएगी। भारत की गुफाएं देख लेते हैं अब, अपनी वस्तुकला कंप्लीट। और अब चलते हैं हम गुफा की तरफ। भारत की गुफाएं भाई बहुत पूछा जा रहा है पेपर में भी, जैसे कि मैं फटाफट से चलूंगा। ध्यान रखना, इलाहाबाद का किला सम्राट अशोक कह रहा हूं, अकबर ने बनवाया था और सबसे बड़ा विशाल किला है ये, ठीक है। और बाकी तो ठीक है यार। आगरा किला मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। 1993 में यूनेस्को द्वारा घोषित धरोहर हो गया था और अकबर द्वारा लाल पत्थर से बनवाया गया था ये। और अकबर द्वारा निर्मित जागीर महल शामिल है, शीश महल, खास महल, दीवान ए खास, दीवान ए आम, मोती मस्जिद, पेरियल मॉस्क्यू सभी शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे।
ठीक है, ये सब जो है ना सभी शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा था? शाहजहां ने करवाया था। चलिए चलते हैं, तो मैंने तुम्हें करा दिए। चलिए गुफा पे चलते हैं ना। बेलम गुफा देखो, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आएगा बेलम गुफा, यहाँ से सबसे पहला बेलम गुफा। बोरा गुफा अराकू घाटी के अंतरित पहाड़ियों में स्थित है ये, ठीक है। बेलम बोरा, बोरा गुफा पेपर में पूछा जा चुका है, आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखें। उदनावली गुफाएं और बोजरकोटा और लिगला कोड़ा गुफाएं और गुट्टुपल्ली बौद्ध गुफाएं और मोगल राजपुरम गुफाएं, ये हमारी सारी आंध्र वाली होती है कंप्लीट। आगे चलते हैं। असम, असम देखो, जो असम की जो गुफाएं है वो है जोगो होपा गुफाएं, उमाचल रोक गुफाएं, दो ही गुफाएं हैं, वो ही कंप्लीट। देखो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, बराबर पहाड़ी गुफाएं, बराबर पूछा था, बराबर गुफाएं कहाँ पाई जाती है? बिहार में, ठीक है। डुंगेश्वरी गुफाएं, ये भी हमारी बिहार में। और नागर गुंजा गुफाएं, ये तीन गुफाएं है, ये भी हमारी बिहार में है, नागर गुंजा। और सप्तप्रणी गुफा, ये भी हमारी बिहार में। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ पे। जोगी मारा और सीता बेगा गुफाएं, ये भी हमारी छत्तीसगढ़ में मिलेगी हमको। और कोटामसर गुफाएं और कैलाश गुफाएं और सिंघनपुरा गुफाएं और भांगड़ा गुफाएं और कारबा गुफाएं, ये मिलेगी सारी हमको छत्तीसगढ़ में, इसलिए मैंने करा इसको हरा, क्योंकि वहां पे मिलते सबसे ज्यादा, मतलब घने डेंस पूरे, और वहां मिलते हमको नक्सलीवादी भी मिलते हैं। चलिए गुजरात पे चलते हैं। जूनागढ़ गुफाएं गुजरात, ढाक गुफाएं गुजरात, कड़िया डूंगर गुफाएं क्या है? गुजरात। खम्बलीड़ा गुफाएं गुजरात, सना गुफाएं गुजरात, सियोट गुफाएं गुजरात और तलाजा गुफाएं क्या है? ये भी गुजरात में मिलेगी। ऐसी हिमाचल प्रदेश में गुफाएं कौन कौन सी है? काम्बो गुफा गुजरात, अर्जुन गुफा गुजरात, श्रृंगी ऋषि गुफाएं गुजरात, त्रिलोकपुर गुफाएं, ये भी हिमाचल में। ऐसे ही ध्यान रखना कर्नाटक में, ये तुमने पढ़ा होगा, बदामी गुफा, ये हमारी कर्नाटक में मिलती है। नेल्ली तीर्थ गुफा, ये भी हमारी कर्नाटक। सातरे की चूना पत्थरी गुफा, ये भी हमारी कर्नाटक। कर्नाटक गोवा सीमा पर है, ये कौन सी? सातरे चूना जो वाली गुफा है, ये हमारी कर्नाटक गोवा सीमा में मिलेगी। गविपुरम गुफा मंदिर, ये हमारा कर्नाटक में। नरसिम्हा झरनी गुफा मंदिर, ये हमारा कर्नाटक में। रावण फाड़ी गुफा, रावण ने जो फाड़ी गुफा, वो कहाँ मिलेगी? कर्नाटक में। और कर्नाटक में मतलब उसकी, जब उसकी बहन का नाक काट दिया था, ठीक है। चलिए केरल में बात करते हैं। एडकल गुफा है, एडकल, केरल वाले क्या है, बड़े एडिल आदमी होते हैं। एडिकल गुफाएं, तो यहाँ एडिकल गुफाएं मिल जाएगी। एडिकल गुफाएं मिल जाएगी। कटियूर गुफाएं मिल जाएगी। कोटल गुफाएं मिल जाएगी। नेदुमाला गुफा मिल जाएगी, ठीक है। पूंचगरी गुफाएं मिल जाएगी। आज आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आदमगढ़ गुफाएं, बाघ गुफाएं, बांधवगढ़ गुफाएं, भीम बेटिका गुफाएं, शंकराचार्य गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, अंबा देवी गुफाएं, लोहानी गुफाएं, पंचमगढ़ी गुफाएं, भारत नीर गुफाएं, मरदगढ़ नाथ गुफाएं और काजल रानी गुफाएं, ये सारी मिलेगी हमको मध्य प्रदेश में मिलेगी। ऐसे ही अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में विश्व धरोहर मिला इनको, यूनेस्को द्वारा 1983 में। भाजा, ध्यान रखना पेपर में पूछा जा चुका है, भाजा गुफा भी हमारी महाराष्ट्र में मिलेगी। एलोरा गुफा को 1983 के अंदर विश्व धरोहर स्थल मिला। एलिफेंटा गुफाएं भी हमारी 1987 में, घारापुरी गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर मिला। जोगेश्वरी गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं, कार्ल गुफाएं, मंडेश्वर गुफाएं, ठीक है। और मंडेश्वर गुफाएं मुंबई में। अम्बीवली गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं, ठीक है। बेडसे गुफाएं, बरहोट गुफाएं, बरहोट गुफाएं को ध्यान रखना, पारसी गुफाएं बोला जाता है, ये मिलेगा महाराष्ट्र में। अगाशिव गुफाएं, नासिक गुफाएं, पांडवलेनी गुफाएं और पातेश्वर गुफाएं और महाकाल काली गुफाएं, ये भी हमको वहां मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। आपका दिमाग ना थोड़ा सा, मुझे पता है, खराब हो चुका होगा, कोई नहीं, खैर थोड़ा सा समझो बात को यार, ठीक है ना। चलिए अगर हम मेघालय की गुफा की बात करेंगे, क्रेम लियाट, पन्हा उमेट लेबिट गुफा, नाम ही कितना बड़ा है भाई। ऐसे ही क्रेमपुरी गुफाएं मेघालय में मिलेगी। मासा मावस माई गुफाएं कहाँ मिलेगी? मेघालय में, ठीक है। सीजू गुफा मेघालय में। क्रेम तिंगेंग डिंगमेज
गुफाएं, ये कहाँ मिलेगी हमें? मेघालय। करेम श्री ताग लूम गुफाएं, ये हमारी मेघालय में। करेम लिपुत नोजगिरी गुफाएं, ये हमारी मिलेगी मेघालय में। और करेम ईवी, ये मिलेगी हमको मेघालय में। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। उड़ीसा की बात कर लेते हैं, इसी बात पे उड़ीसा पे चलते हैं कलर चेंज करके। थोड़ा सा हमको भी माइंड बहुत हल्का अच्छा लगेगा यार, है ना। 1 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं हम, जब से बोले जा रहा हूँ भाई। 1 सेकंड रुकिए, बस खत्म है फिर तो इसमें दिस तला पड़ लेंगे। हम्म चलिए, समाधि 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 स्थल पड़े या बताओ, पड़े जाए? थोड़े से ये भी पढ़ लेंगे ना, इसके अलावा ये भी हो जाएंगे। और मकबरे तो हम मकबरे भी देख लेते हैं और स्मारक भी देख लेते हैं। इस क्लास को यहाँ तक, इस पेज को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करें, दिल्ली तक। ठीक है, चलिए कोई नहीं, चलते हैं। पहले गुफाएं तो कंप्लीट कर ले हम। उड़ीसा, उदयगिरी गुफाएं और खंडगिरी गुफाएं ये मिलेगी हमको उड़ीसा के अंदर। ललितगिरी गुफाएं भी हमको कहाँ मिलेगी? उड़ीसा के अंदर। रतनगिरी गुफाएं हमको मिलेगी उड़ीसा के अंदर। गुप्तेश्वर गुफा उड़ीसा के अंदर। और विक्रम खोल गुफाएं उड़ीसा के अंदर। ऐसे राजस्थान के अंदर बित्र यागा बौद्ध गुफाएं राजस्थान में। हथियार गोर बौद्ध गुफाएं राजस्थान में। और कोलवी गुफाएं राजस्थान में। ऐसे ही तमिलनाडु प्रसिद्ध है, अम्माल मलाई गुफाएं राजस्थान, वो तेलंगाना में, वो तेलंगाना कह रहा हूँ, सॉरी, तमिलनाडु में। दोबारा देखते हैं, तमिलनाडु की दोबारा देखते हैं। अमल मलाई गुफाएं तमिलनाडु में। सीतन वालस गुफाएं तमिलनाडु में। वराह गुफाएं मंदिर तमिलनाडु में। चित्री गुफाएं तमिलनाडु में। त्रिमूर्ति गुफाएं तमिलनाडु। कोंगना सितार गुफा तमिलनाडु। कुंकल गुफा तमिलनाडु। पंच पांडव गुफा तमिलनाडु। महिषासुर मंदिनी गुफा तमिलनाडु में। वल्ली मलाई जैन गुफाएं तमिलनाडु में। गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु में। ऐसे ही उत्तराखंड की गुफाएं देखते हैं। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड। लुखडियार गुफा उत्तराखंड। पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मुचकूद गुफा ललितपुर के अंदर। यह प्राकृतिक गुफा बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, ऐसे ही पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, लाल जल गुफा। ध्यान रखना, लाल जल गुफा की बात कर रहे हैं हम। तो लाल जल गुफा कहाँ मिलेगी आपको? पश्चिम बंगाल में। और कौन से जिले में मिलेगी? जगराज जिले में मिलेगी। और महाकाल की गुफा कहाँ मिलेगी? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल मतलब काला जादू, और काला जादू जो शक्ति थी, पता है ना तुम्हें, भोले बाबा की जो, क्या, शिव भगवान जो है, उनकी जो, वो बारात में कौन नाचते थे, मतलब ये भूत पिशाच नाचते थे। और महाकाली गुफा कहाँ मिलेगी आपको? जहाँ काला जादू होता होगा। और लाल जल गुफाएं भी आपको कहाँ मिलेगी? गंगा जल किससे निकला है? महाकाल से निकला है ना, महाकाल के कंठ से निकला है, शीश से मतलब ऊपर से जटाओं से निकला है गंगा का जल। ठीक है ना, तो लाल जल गुफा भी आपको पश्चिम बंगाल, यहाँ से इसको रिलेट करके याद कर लेना भाई। इसी बात पे करते हैं हम जम्मू कश्मीर पे। और जम्मू कश्मीर पे चलते हैं तो चलते हैं हम कहाँ? अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर। गुफ कराल गुफा, गुफ कराल गुफा भी जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी गुफा वो जम्मू कश्मीर। कलारूम गुफा जम्मू कश्मीर। और बुज जुवा गुफा जम्मू कश्मीर में। भाई 1 मिनट का यार ब्रेक दिले दो मुझे को भी, है ना। दिमाग ना बिल्कुल ना ब्लॉक हो चुका है इस टाइम, यकीन मानना आप। अभी हम करने वाले हैं, समाधि स्थल भी करेंगे, मकबरे भी करेंगे, स्मारक भी करेंगे। और इसी के साथ हम कर देंगे इसको एंड यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे कोई भाई, अब ऐसे ही चलना पड़ेगा क्योंकि अब पीक टाइम है एग्जाम का। तो बिल्कुल ढिलाई नहीं हो सकती। जरा मैं पानी पी लेता हूँ यार, गला बैठ गया। हम्म चलिए, मैं बता तो रहा हूँ। ये जो डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज सीजीएल 2024 का जो पार्ट 9 है ना, अभी तक का सबसे नंबर 1 जाएगा ये। बस इसको आप सपोर्ट करना भाई, ठीक है। और देखना घमासान मचा देगा एग्जाम के अंदर। इतने क्वेश्चन हो गए इस पार्ट से, हालांकि सारे ही पार्ट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बट मुझे अभी तक का सबसे ज्यादा मजा जो आने वाला है, सबसे मेरा जो मोस्ट फेवरेट जो पार्ट बना है, अपनी अपनी ही सीरीज का सबसे फेवरेट जो बना है ना मेरे को, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्टेड पढ़ा है मैंने तुमको, इतना मजेदार है ना ये जो हम पढ़ रहे हैं।
इसमें से क्वेश्चन आना ही आना, निश्चित रूप से देखना, पक्का मिलेगा, गारंटेड। और आप कहोगे भाई मजा ही आ गया। चलिए समाधि स्थल की बात कर लेते हैं। चला, समाधि स्थल किस किस की, जैसे राजघाट दिल्ली में है, भारत में महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक है, ठीक है। विजय घाट ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, ये भी दिल्ली के अंदर है, विजय घाट। चैंत्य भूमि मुंबई में स्थित है, जो कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है। चैत्य भूमि मुंबई में, ध्यान रखना, चैतन्य भूमि मुंबई में, अभी तक ये सवाल आया नहीं शायद, बट पता नहीं कब आ जाए। महाप्रयाण घाट पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने नाम सुनेंगे बट इनके घाट जो जो इनकी समाधि है वो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, बट आज सुन लीजिए। देखो हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का दफन स्थल है, जो भारत के पंजाब के फिरोजपुर शहर के पास हुसैनी वाला गांव में स्थित है। भाई मैं जरूर जाऊंगा यहाँ पे, आज ही मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे टारगेट कह देता हूँ, जरूर जाना है मेरे को यहाँ पे एक बार। आज मैंने इसको बना लिया है अपने जीवन में, उतार लिया हुसैनी वाला, ठीक है, हुसैनी वाला वो था हमारा भगत सिंह। फूलबाग, फूलबाग सबसे ज्यादा क्या है, फूलबाग मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई का स्थल है, ठीक है ना, समाधि स्थल है। शांतिवन है ना, शांतिवन पहले प्रधानमंत्री, ये दिल्ली में है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक गुजरात के अहमदाबाद में शाही बाग में स्थित मोती शहर महल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की समर्पित एक संग्रहालय और प्रदर्शनी केंद्र है। ऐसे प्रयागराज इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क या अल्फ्रेड पार्क वह स्थान है जहां आजाद सिंह शहीद हुए और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए रसूलाबाद घाट ले जाया गया। बात बराबर है। महाबत, एक सेकेंड, हाँ चलिए, महाबत मकबरा और बिहारुद्दीन मकबरा जूनागढ़ गुजरात में क्रमशः जूनागढ़ राज्य के नवाब महाबत खान द्वितीय और उनके मंत्री बहाउद्दीन हुसैन भर को समर्पित मकबरे हैं, ठीक है भैया, इसकी भी सुन ली हमने। वीर भूमि सुना ही होगा, वीर भूमि, वीर कौन थे हमारे, राजीव गांधी, दिल्ली में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल है। शांति स्थल की बात करूंगा, दिल्ली में स्थित है, ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। शांति स्थल, शांति नहीं, शक्ति स्थल है, सॉरी यार, मिस्टेक से बोल दिया, शक्ति स्थल है, हाईलाइटेड कर लेते हैं भाई। शांति तो मैंने बताई, शांतिवन किसका है बताओ, बताओ किसका है शांतिवन, अभी बताया तो था तुमको, शांतिवन नहीं बताया मैंने अभी, ये ना शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के है ना। और मैं वीर भूमि मैंने बता दिया राजीव गांधी जी, और शक्ति स्थल हमारी इंदिरा गांधी जी। अभय घाट, अभय घाट की हम बात करेंगे, अहमदाबाद में मोरारजी देसाई का विश्राम स्थल है, यहाँ तक क्लियर हुआ। करम भूमि की बात करेंगे, शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है करम भूमि। एकता स्थल दिल्ली में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का एक विश्राम स्थल है। एकता, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ज्ञानी सिंह जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो कौन से नंबर के रहे थे और उनका कार्यकाल, मैं चलो हिंट बता देता हूँ, 1977 से उनका कार्यकाल शुरू होता है, ये बता दो कब तक रहा है। चलिए, समता स्थल भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम का विश्राम स्थल है। और जन नायक स्थल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संबंधित है। और समृद्धि स्थल आई के गुजराल का एक समाधि, आई के गुजराल का समाधि स्थल है, स्मृति स्थल। भाई थक गए अपन पूरे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही रह गया, बाकी नहीं रहा है, बस थोड़ा सा बचा है। मकबरे और स्मारक के बारे में बात करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि यार ये स्टेटिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनको रिवाइज कर लो, मेरे देखो लमसम इसमें से याद है, बट मैं रिवाइज कर रहा हूँ तरीके से। जैसे कि आंध्र प्रदेश सैयद अहमद साहब का मकबरा, कडप्पा जिला आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बिहार के अंदर शेरशाह सूरी का मकबरा है, जिसको सासाराम बोला जाता है। बख्तियार खान का मकबरा भी बिहार में मिलेगा। सैयद इब्राहिम मलिक का मकबरा भी यहाँ मिलेगा। हसन शाह सूरी का मकबरा भी यहाँ मिलेगा। और महमूद शाह का मकबरा भी आपको बिहार में मिलेगा। सबसे ज्यादा यार ये मुस्लिम लोग वहां पे ही पहुंचे थे क्या, हैं? शाह महमूद शाह, हसन शाह सूरी और इब्राहिम मलिक और तुम्हारा बख्तियार खान, ठीक है, ये सारे तुम्हें बिहार में मिलेंगे। और शेरशाह सूरी जी का मकबरा भी सासाराम में। ऐसे ही गुजरात की बात करते हैं, गुज्जू, बहाउद्दीन का मकबरा जूनागढ़, महाबत मकबरा गुजरात, सिकंदर शाह का मकबरा गुजरात, ख्वाजा सफर
सुलेमानी का मकबरा, ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा भी गुजरात में। हाजीरा या कुतुबुद्दीन महमद खान का मकबरा, कुतुबुद्दीन महमद खान का मकबरा है तुम्हारा गुजरात में। और खुदावद खान का मकबरा भी गुजरात में मिलेगा। ऐसे ही हम चलते हैं भैया हरियाणा। यार हरियाणा ते तेरा यार हरियाणा ते, है ना। शेख चिल्ली का मकबरा, अरे शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे मिलेगा भाई? हरियाणा में, ठीक है। और हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है इसको। शेख चिल्ली का मकबरा को क्या बोला जाता है? हरियाणा का ताजमहल। ख्वाजा खिलजी का मकबरा भी हरियाणा में मिलेगा, सोनीपत में है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा भी तुमको प्राचीन गुम्मज के रूप में मिलेगा, हरियाणा में है। शेख तैयबियत का मकबरा, ये भी तुम्हारा कहाँ मिलेगा? हरियाणा में। पीर तुर्कमान की मस्जिद या मकबरा कहाँ मिलेगा? नार नौर महेंद्रगढ़ में मिलेगा। ऐसी बू अली शाह कलंदर का मकबरा पानीपत में मिलेगा। और इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा देखना है तुमको तो जाना पड़ेगा आपको। इब्राहिम लोदी तो सबसे क्या हुआ था? पराजित हुआ था ना, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा तुमको मिलेगा पानीपत। जरा ये बताइए इब्राहिम लोदी को बाबर ने कब हराया, कौन से युद्ध में हराया? कौन सा? पानीपत का युद्ध था। तो पानीपत यहाँ से तुमको याद हो जाएगा, जैसा कि मान के चल लो। यार ये तो ना हो कि आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारे पोर्शन में, जब से बोले जा रहा हो कंटिन्यूअसली। यार इस क्लास में अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना, दिमाग खराब हो जाएगा, होने नहीं चाहिए वैसे। चलिए कर्नाटक की बात करते हैं। गोल गुम्बज, गोल गुम्बज जो है बीजापुर, ये कहाँ मिलेगी आपको? कर्नाटक में मिलेगी। ख्वाजा बंदे नवाज का मकबरा गुलबर्गा, ठीक है। और राजा का मकबरा गद्दिये में मिलेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। ये मध्य प्रदेश की बात करेंगे। होशांग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश, मांडू जिसे भारत का पहला संगमरमर का मकबरा माना जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, संगमरमर का, तुम्हें संगमरमर का जो यूज हुआ था वो ताजमहल के अंदर भी हुआ था, बट मैं बता रहा हूँ ये मकबरे की बात चल रही भाई। होशंग शाह का मकबरा मांडू जिले में मध्य प्रदेश में भारत का पहला संगमरमर का मकबरा है। और मोहम्मद गोश का मकबरा भी तुम्हें कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश। तानसेन का मकबरा, मैं घूम के आया हूँ भाई, यहाँ पे बड़ा अच्छा मकबरा है। सवाई सिंह का मकबरा मध्य प्रदेश। महमूद खिलजी का मकबरा मध्य प्रदेश। और आदिल शाह फरुखी का मकबरा भी मध्य प्रदेश। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करेंगे। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र। आसफ जाह का मकबरा महाराष्ट्र। प्रिंस एज हम शाह का मकबरा महाराष्ट्र। शहीद नासिर जंग का मकबरा महाराष्ट्र। अब्दुल हसन शाह का मकबरा महाराष्ट्र। नक्कर हुसैन का मकबरा महाराष्ट्र। रोशन खान का मकबरा महाराष्ट्र। और चांद बीबी का मकबरा अहमदनगर, ये भी हमारा महाराष्ट्र में मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, आप पे थे हम, ठीक है। पंजाब की अगर हम बात करेंगे भाई, पंजाब पे चले। फतेहगढ़ साहिब जिले में उस्ताद का मकबरा पंजाब में मिलेगा। और शादगिर्द का मकबरा और आमिर अली का मकबरा भी हमें पंजाब में मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान में हम मकबरे की बात करेंगे। फतेह जंग का मकबरा अलवर में मिलेगा, यह राजस्थान में है। अलाउद्दीन खान का मकबरा अजमेर में मिलेगा। और अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर में मिलेगा। तमिलनाडु में सिर्फ एक मकबरा है जो कि है काजी साहिब का मकबरा। ऐसे हम तेलंगाना की बात करें, कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद में मिलेगा। खेरत खान का मकबरा तेलंगाना में मिलेगा। शम्स उल अल्मा मकबरा तेलंगाना, इसको बोलते हैं पेगाहा मकबरा। और बललूल शाह वली का मकबरा निजामाबाद यानी तेलंगाना में मिलेगा। ऐसे हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं, अपना प्यारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। अकबर का मकबरा मिलेगा तुमको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। एत मादुदोल्ला का मकबरा ये मिलेगा तुमको, बेबी ताज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। मरियम उज जमानी का मकबरा भी तुमको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और सलीम चिश्ती का मकबरा, भाई पेपर में पूछा जा चुका है, एसएससी का सवाल ये। सलीम चिश्ती पूछा तो बहुत कुछ जा चुका है, पर मैं तुमको फ्लो में बता नहीं पाया हूँ, ठीक है। चलिए, और भाई साहब ये तो आ ही चुका दिल्ली में भैया मकबरे देखते जरा, कुछ मिल जाए तो हम भी घूम ही आए थोड़ा, है ना। हम तो यार भैया दिल्ली में रहने वाले। दिल्ली हुमायूं का मकबरा 1993 में, ध्यान रखना, विश्व धरोहर स्थल है। और क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे बनाया गया था क्या, क्या बनाया गया था? उद्यान, 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 एक तरीके से उद्यान यहाँ पे वो है, मतलब कि यहाँ पे पेड़ पौधों को रख के ध्यान में रखा गया। ये पहला मकबरा है, उसके लिए यहाँ पे हुमायूं का मकबरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो किया गया था घोषित 1993 के अंदर, क्योंकि यहाँ उद्यान है।
उद्यान का पहला मकबरा है ये, ठीक है। जाना दिल्ली के अंदर है, मैं यहाँ पे भी गया वो, पर यहाँ पे नहीं गया। मोहम्मद शाह मकबरा, ये दिल्ली के अंदर है। सुल्तानगिरी, सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा यहाँ पे है। और सफदरजंग का मकबरा, भाई सफदरजंग का मकबरा तो तुम्हारा भाई घूम लिया। हुमायूं का मकबरा घूम लिया हूँ, सफदरजंग का मकबरा घूमा हुआ हूँ। ये दो रहते हैं, मोहम्मद शाह मकबरा और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये जरूर देख के आएंगे हम, ठीक है। भाई मुंह को थोड़ा आराम चाहिए होता है, थक गया हूँ मैं। कोई बात नहीं, इस पार्ट 9 को इतना फेवरेट बना देना भाई, इतना फेवरेट, इतना प्यार देना, मजाक से टके मजा आ जाएगा, मेरे को भी तो अच्छा लगेगा। और शेयर वेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। तुम्हारा भाई कितने अच्छे से तुम्हारी मैथ करवा के, इतनी सारी मैथ करके खुद से तुम्हारे लिए क्लास ला रहा हूँ मैं, है ना, रिवीजन के लिए तो। और कोई अपना लोग थोड़ी है। और देखो कितनी सारी चीजें हमने याद कर ली आज, मानोगे, बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। चलिए आगे चलते हैं। ये यार स्मारक भी देख ही लेते हैं एक बार, है ना। चलिए स्मारक की बात कर ही लेते हैं, ऐसी बात है तो कलर चेंज कर लेते हैं छोटा सा। और हम ना नमकीन लेके बैठे भाई, नमकीन खा लेते थोड़ी सी, और थोड़ा पिंक कलर के साथ चले गए ना। पिंक कलर थोड़ा डार्क हो जा रहा है यार, चलो पिंक ले लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पानी जरा और नमकीन अपने लिए डाल देता हूँ, जिससे यार गला ना सूखे और काम हो जाए, क्योंकि थोड़ा लास्ट चल रहा है बस क्लास का, अब इसको खत्म करेंगे। चलिए स्मारक और देख लेते हैं फटाफट से, और करते हैं फिर इस क्लास का एंड। चलिए स्मारक की बात करेंगे तो असम, ध्यान रखना अहोम दिवस मैंने बताया था, ठीक है। तो असम में अहोम का राजा का मकबर, अहोम राजा का महल, कंगेर घर, गढ़गांव महल है, और पोवा मक्का, और रंग घर, और तला तल घर, ये सारे मिलेंगे असम में। ऐसे ही गोल घर बिहार में मिलेगा। पत्थर की मस्जिद किसको समर्पित है, सैफ खान की मस्जिद है ये, जो कि बिहार में है। गुजरात में तीन दरवाजा, तीन दरवाजा कहाँ मिलेगा, अहमदाबाद में मिला, गुजरात में। विश्वामित्र का टीला कुरुक्षेत्र जिसे बोलते हैं, विश्वामित्र का टीला जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा में। कर्नाटक से हमें क्या मिलेगा, दरिया दौलत बाग मैसूर में है, मैसूर पैलेस, अम्बा विलास पैलेस, और हेनरी इरविन इस महल के वास्तुकार थे। और रंगीन महल भी हमें कर्नाटक में मिलेगा। केरल की बात करेंगे, कलकट्टू पैलेस हमें तिरुवनंतपुरम में मिलेगा, और मनचेटी पैलेस कोची में मिलेगा। ऐसे हम लेह की बात करेंगे, लेह पैलेस लाचिन पालकर पैलेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोलिए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, चांद मीनार, चांद मीनार का है महाराष्ट्र में, चांद मीनार। टावर ऑफ द मून इसको बोला जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, इसे जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, जॉर्ज विटेट, जॉन विटेट के द्वारा इसको क्या किया गया था, हम्म किसके द्वारा इसको वो किया गया था, मतलब डिजाइन किया गया था जॉन विटेट के द्वारा, ठीक है। और गेटवे ऑफ इंडिया को, है ना, किसने डिजाइन किया था, जॉर्ज विटेट। और ऐसे चांद मीनार को क्या बोला जाता है, टावर ऑफ द मून। बात समझ में आई। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश जहाज महल यहाँ मिलेगा आपको, राजवाड़ा महल मिलेगा, जो कि होलकर महल बोला जाता है, ठीक है। और शीश महल भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। पंजाब में करें तो बात, सराय नूर महल मिलेगा, शीश महल दर्पणों का महल आपको पंजाब में मिलेगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, शीश महल मध्य प्रदेश में भी है, और दर्पणों का महल जो शीश महल है वो आपको मिलेगा पंजाब में। सबसे ज्यादा राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है, और दिल्ली है। बस इसको कवर करके अपनी क्लास को यहाँ रोक देंगे। चलिए थोड़ा सा और साथ देते हैं, और मेरा भी साथ दो यार, है ना। बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने, यकीन मत, यकीन मानना इस बात को, क्लास देखोगे ना मजा आ जाएगा आपको। चलिए राजस्थान की बात करेंगे तो ये मिलेगा हमको, इसमें मिलेगा हम राजस्थान में, हमारो पधारो देश, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में मिलेगा, हवा महल मिलेगा जयपुर में। और बाहरी खिड़की, ध्यान रखना ये क्वेश्चन तक पूछा था पेपर वाले ने, बाहरी दीवारों पर कितनियां खिड़की लगी हुई है, किस पे, हवा महल के अंदर कितनियां खिड़की है भाई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा जा चुका है। 953, 953, 953 खिड़कियां लगी है बाहरी दीवारों पर, कहाँ पे, हवा महल के अंदर, ठीक है।
एसएससी ने पूछा है सवाल भी, देखो तुम कभी सोच रहे हो कि कुछ चीजें हल्के मत लो भाई। कीर्ति महल स्तंभ, कीर्ति स्तंभ 75 फुट का है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में मिलेगा। मॉनसून पैलेस, शीश महल, मिरर पैलेस, ये भी हमारा राजस्थान में 3 जगह शीश महल है। उम्मेद भवन पैलेस, अंबर किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर तुमको राजस्थान में मिलेगा। मेहरानगढ़ किला आपको राजस्थान में मिलेगा। जैसलमेर किला मिलेगा। कुंभलगढ़ किला राजस्थान में मिलेगा। चित्तौड़ का किला राजस्थान में से कैसे बोल सकते हैं चित्तौड़ को, यहाँ पे तो पद्मावत से लड़ाई होगी थी अलाउद्दीन की। और सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में मिलेगा। ऐसे ही हम तमिलनाडु के अंदर देखेंगे जो हमारे स्मारक है फेमस, थिरुमलाई नायकर महल मदुरई में मिलेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में मिलेगा। ऐसे ही त्रिपुरा में उजंत्या महल और या नंगयू अम्मा अगरतला में मिलेगा। तेलंगाना में चार मीनार और चौमहल्ला पैलेस मिलेगा। चलिए ना आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल ब्लैक होल दखिल दरवाजा मिलेगा आपको, यहाँ पे मालदा बोला जाता है उसको। हजारी दुआरी प्लेस 12 कोठी यहाँ पे मिलेगा आपको। हजार दुआरी प्लेस आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। हजार दुआरी मिलेगी, हमसे जादू सीख लो यार। 12 कोठी बोला जाता है उसको। शहीद मीनार आपको यहाँ मिलेगी। ओक्टर लोनी स्मारक इसको बोला जाता है, शहीद मीनार को ओक्टर लोनी स्मारक पश्चिम बंगाल। विक्टोरिया मेमोरियल राजा का ताज बोला जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल को राजा का ताज। शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में मिलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और बेलूर मठ किसको समर्पित है, ध्यान रखना। बेलूर मठ जो है वो समर्पित है आपके हमारे कौन प्यारे युवा दिवस जिसके हम याद में बनाते हैं, वो है बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद जी के। चलिए आगे चलते हैं। बस 1 2 3 बचे और इसको भी खत्म करके अपनी क्लास हो जाएगी फाइनली फिनिश्ड, है ना। चलो उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश को हम कैसे बोलते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा। अभी पता मैं क्या बोलने वाला था, बड़ा इमाम डाड़ा तो गलत हो गया भाई, क्योंकि ना पूरा 1.5 घंटा हो चुका है बोलते बोलते कंटिन्यूअसली, तो समझ रहे होगे आप। और फोकस हमारा 45 मिनट का होता है, यानी डबल कर दिया मैंने उसका, और अभी 3 गुना की तरफ चाह रहा हूँ मैं। समझ रहे हो ना हाल क्या और होगा दिमाग का, तो समझो। चलिए उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो बड़ा इमाम बाड़ा या असफी इमाम बाड़ा लखनऊ में मिलेगा। बुलंद दरवाजा विजयी का द्वार फतेहपुर सीकरी, जब अकबर जी जीत गए थे तब उन्होंने बनवाया था। छोटा इमाम बाड़ा या इमाम बाड़ा हुसैनाबाद मुबारक, ये भी आपको लखनऊ में मिलेगा। आगा खां और हाथी खाना की हवेली कहाँ मिलेगी, दोनों ये मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश में भाई। कांच महल भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। पंच महल भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और रूमी दरवाजा भी उत्तर प्रदेश में जो कि 60 फीट लंबा है। शीश महल भी उत्तर प्रदेश में, 4 जगह हो गया अभी शीश महल, पता है तुमको। ताजमहल कहाँ पे है भाई, आगरा में, यमुना नदी के तट पर स्थित है। मैं यहाँ आगरा भी गया हूँ, ठीक है। ताजमहल भी देखा है तुम्हारे भाई ने, तो काफी घूमते रहता हूँ भाई मैं, मजा आता है भाई, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। अभी जब थोड़ा अच्छा मौसम हो जाएगा ना तब जाएंगे हम कहाँ पे, हम जाएंगे राजस्थान घूमने। चलिए इसे इसे बोला जाता है, इसे शाहजहां मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया, किसको, ताजमहल को। और इसको 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में से एक बन गया हमारा ताजमहल। चंडीगढ़ में चलते हैं। चंडीगढ़ की छोरी मैं हरियाणा का जाट रे, ओ गाना सुना है ये, राजू पंजाबी जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका गाना है बहुत फेमस। चलिए चंडीगढ़ की बात करेंगे। ओपन हैंड स्मारक ले कुंज द्वारा डिजाइन किया गया था, भाई नाम ही अटपटा है। चलिए भैया दिल्ली पे आ जाते हैं अब लास्ट फाइनली, और दिल्ली पे अपनी क्लास होगी आज अपनी ये कंप्लीट। चलो अलाई दरवाजा दिल्ली में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा अलाई दरवाजा दिल्ली में, कहाँ पे मिलेगा, कुतुब मीनार के पास अंदर मिलेगा, बाहर बोलने वाला था। इंडिया गेट, इसे सर एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था, इंडिया गेट को सर एडविन लुटियन ने। जहाज महल ये कहाँ मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा। कुतुब मीनार भी दिल्ली में मिलेगा। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, हाँ दिल्ली में है। कुतुब मीनार, इसमें कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। और खिड़कियां कितनी थी हमारी उसमें, किसमें, राजस्थान में एक वो था
कौन सा? अरे जो पिंक सिटी में जो हुआ था ना सबसे बड़ा जो किला है उनका, राजस्थान वालों का, कहा गया यार, अभी तो बताया था मैंने। हाँ ये रहा, ये हवा महल, सॉरी, हाँ हवा महल की बात चल रही थी। तो हवा महल में खिड़की है 953, अभी याद कराई थी। और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भी आपको दिल्ली में मिलेगी। कुतुब अल अख्तार ख्वाजा दिल्ली में मिलेगा। और इसी के साथ हम अपनी क्लास का कर देते हैं अभी। अब क्या कर देते हैं, अब हम करते हैं अपनी क्लास का एंड। हमने किया आज बहुत कुछ। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको क्वेश्चन कितने मिलेंगे मेरी इस डार्क हॉर्स सीरीज से। ये सेकंड लास्ट पार्ट है और इसका लास्ट पार्ट 2 दिन बाद आएगा और बहुत तगड़े लेवल का आएगा। उसमें क्लास रहेगी आपकी 2.5 से 3 घंटे की। उसमें हम बहुत कुछ कवर करने वाले, जैसे इस क्लास के अंदर हमने किया ना, ये ट्रेलर है और ये सेकंड लास्ट क्लास थी अपनी। और इसका लास्ट पार्ट जो होगा 10वां, ठीक है, वो बहुत अच्छा लाया जाएगा वो भी, ठीक है। उसमें मतलब मैं करूंगा कि उसमें से तुमको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले यार। मैं ना सच बताओ एनालाइज करके क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और उसको फिर उसको हिसाब से रिएक्ट करता हूँ। तो भाई इसी के साथ कंटेंट अच्छा लग रहा हो और ये सीरीज आपको अच्छी लगी हो, भाई आपको ने देखा, बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, इसके लिए धन्यवाद। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और खूब प्यार बरसाओ, क्योंकि इस क्लास 9 पार्ट में मेरा फेवरेट पार्ट बना है भाई ये अभी तक का। अपनी डार्क हॉर्स एसएससी जीके सीरीज का सीजल वाली जो चल रही है अपनी है, इसकी इंग्लिश वाली भी चल रही है, ठीक है। इंग्लिश वाली भी देखना, प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, जाकर विजिट करके जरूर देखना, रिवीजन करो। और एक एंटोनियम्स और सिनोनिम्स वाली 300 वाली भी है, उसको भी देखना। सब देख दो भाई, ठीक है, और मजा आ जाएगा आपको, यकीन मानना। ठीक है, तो भाई इसी के साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।